अमेरिका, यूरोप और इसराइल की शह पर रशिया के साथ जंग करने वाला ज़ेलेंस्की अपने ही फैलाए हुए जाल में खुद फंस गया। रूस की जानिब से यूक्रेन पर खौफनाक और ताबड़तोड़ हमले, ताज़ा हमलों में कई अफराद मौत के मुंह में चले गए। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, एक जानिब ईरान और अमेरिका तो आमने सामने हैं ही, लेकिन जो इस वक्त खौफनाक जंग चल रही है वो यूक्रेन और रूस के दरमियान चल रही है। ताज़ा तरीन हमले किए हैं रूस की जानिब से, बहुत ही खौफनाक हमले हैं। कई यूक्रेनी लोग जो है ना वो मौत के मुंह में चले गए हैं, दर्जनों ज़ख्मी हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? असल में हो ये रहा था अदिल भाई कि बहुत बड़े पैमाने पे हमले किए जाते थे यूक्रेन की जानिब से रशिया पे, और रशिया बहुत कोशिश कर रहा था कि एक बहुत बड़ा हमला ना करे यूक्रेन पे। लेकिन यूक्रेन एक बहुत बड़ी गलती कर गया। यूक्रेन ने कुछ ऐसी जगहों को निशाना बनाया जो कि शहरी मकामात थे। इसके अलावा जो शहरों से जो लोग हिजरत करके निकलना चाह रहे थे, इनखला हो रहा था उनका एक तरह से, उनको ताक ताक कर ड्रोन के ज़रिए निशाना बनाया यूक्रेन ने। और उसके बाद जो सब्र का पैमाना था रूस का, वो लबरेज हो गया। और पुतिन ने कहा कि जब मामला मॉस्को तक आ गया है तो इसको फिर हम लेके जाएंगे कीव की तरफ, जो उनका कैपिटल है यूक्रेन के। उन्होंने वहाँ पर हमले ही नहीं किए हैं, क़यामत ढा दी है। तकरीबन 20 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिज़ाइल, इस्कंदर बैलिस्टिक मिज़ाइल्स के ज़रिए रात को हमले किए गए हैं। इसके बाद उन्होंने एक नया बराज लॉन्च किया जो हाइपरसोनिक क्रूज़ मिज़ाइल हैं, वो हैं ज़िरकॉन। वो कम से कम 5 दागे जाने की इत्तलात हैं। और ये तमाम मिज़ाइल जो रशिया से फायर किए गए थे, वो यूक्रेन में अपने हदफ को उन्होंने कामयाबी से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। और हैरानी की बात यह है कि उनको रोकने के लिए कोई एक यूक्रेनी इंटरसेप्टर फायर नहीं किया गया। और जो नहीं किया गया उसकी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। लेकिन इसी के साथ साथ 100 से ज़्यादा ड्रोन्स भेजे गए रूस की जानिब से। और जब ये मुख्तलिफ आदाफ पे भेजे गए, जिसमें वेयर हाउसेस शामिल थे, जिसमें एक रेलवे स्टेशन शामिल था, वहाँ पे लॉजिस्टिक का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था जो यूक्रेन के लिए इस्तेमाल होता था। तो इन सारी चीज़ों को जब निशाना बनाया गया तो असल में फ़ौजी तनसीबात, फ़ौज का लॉजिस्टिक, यूक्रेन की फ़ौज का, उसको बुरी तरह निशाना बनाया गया। और जो कीव और उसके इतराफ़ के इलाके थे जहाँ पे कुछ जगहों पे हमले किए गए, वहाँ पर कुछ ऐसी जगहों पर भी हमले हुए जहाँ जिससे लोगों को नुकसान पहुँचा। और उसमें कई जानें चली गई। तकरीबन 17 के करीब बताया जा रहा है कि लोग हलाक हुए हैं। तो अज़हर भाई, ये तो होना था जब यूक्रेन की जानिब से रशिया पर हमले किए जा रहे थे तो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा था, जिसमें बहुत सारे सिविलियन भी मारे गए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और वो इस बात को इंश्योर कर रहे थे कि फ़ौज के साथ साथ बड़े पैमाने पे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएं, या तो लोगों को निशाना बनाएं या लोगों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएं। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके लिए पावर जो जनरेशन प्लांट्स से, तवानाई के प्लांट्स से, उनको निशाना बनाया। अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजली का बहरान हो गया। जो क्राइमिया उनका एक इलाका है जो ज़ेर इंतज़ाम है रूस के, उसमें तकरीबन 90% तक लोड शेडिंग पूरे पूरे दिन हो रही है। और वहाँ पर क्राइमिया में भी, मॉस्को में भी, मुख्तलिफ जगह पे भी जो फ्यूल स्टेशंस हैं वहाँ पे फ्यूल नहीं है, ईंधन नहीं है। तो गाड़ियाँ चलाना, वहाँ पर सफ़र करना, वहाँ पर अपनी रोज़मर्रा मामूलात को जारी रखना वो बहुत मुश्किल हो गया है। तो ऑयल रिफाइनरीज़ वगैरह ऐसी थी रशिया की जिनको निशाना बनाया जा रहा था, और उनकी एनुअल प्रोडक्शन तकरीबन 2 करोड़ मिलियन बैरल तक थी। तो इतनी बड़ी बड़ी अगर आप ऑयल रिफाइनरीज को उड़ा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप पूरे नेटवर्क को उड़ा रहे हैं। इसी के साथ साथ जो बहरे अस्वद है, ब्लैक सी, वहाँ पे हमले कर रहे हैं। 200 जहाज़ जो आ रहे हैं शैडो फ्लीट के, जो अनाज लेके आ रहे हैं, जो फल लेके आ रहे हैं, जो ईंधन के हवाले से लेकर आ रहे हैं, तेल वगैरह, या एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं चीज़ें, उसको आप निशाना बना रहे हैं। तो वो चाह रहे थे कि समंदर से लेके, फ़िज़ाओं से लेके ज़मीन तक ये जंग फैला दी जाए यूक्रेन। और अब यूक्रेन फंस इसलिए गया है क्योंकि उन्होंने बहुत ही बड़े पैमाने पे हमले किए हैं रूस ने। और न सिर्फ रूस ने हमले करके उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा दिया है, बल्कि फ़ौजी तनसीबात पे भी हमले किए हैं। और ख़ास तौर पे उनके पोर्ट्स को, रेलवे स्टेशंस को निशाना बनाया है। और पोर्ट पे अगर उन्होंने हमला किया है तो महज सिर्फ जहाज़ों पे हमला नहीं किया, उन तमाम गोदामों पे, वहाँ के वेयर हाउसेस पे हमला किया है जहाँ पे ख़ास तौर पे उन्होंने ड्रोन्स ले जाकर छुपाए हुए थे या उनके कंपोनेंट्स छुपाए हुए थे। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने कोई इंटरसेप्टर फायर क्यों नहीं किया। और इसका जवाब उससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ है कि 31 जुलाई को आखिरी बार इंटरसेप्टर फायर किया गया। यूक्रेन के पास इंटरसेप्टर्स ही ख़त्म हो गए हैं। बिल्कुल, ये तो वही बात हो गई जिस तरह ईरान और अमेरिका की जंग में अमेरिका के पास इंटरसेप्टर्स तकरीबन 80% ख़त्म हो चुके हैं। और अगर यूक्रेन के पास भी इंटरसेप्टर्स ख़त्म हो गए तो फिर रशिया तो
यूक्रेन की ईंट से ईंट बजा देगा? रशिया यूक्रेन पर कब्ज़ा करना शुरू हो गया है और इसको अब मैं बताऊं, आपको मिसाइल की बात में का जवाब देता हूं अभी आपको। रशिया यूक्रेन का हर 1.5 किलोमीटर का इलाका रोज़ाना अपने कब्ज़े में ले रहा है और वो उसको कोई जल्दी नहीं है। वो हर रोज़ 1.5 किलोमीटर पे कब्ज़ा करता है और फिर खामोश बैठ जाता है, फिर अगले दिन 1.5 किलोमीटर पे करता है, खामोश बैठ जाता है। और यूक्रेन के पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है। मतलब शोर तो उन्होंने बहुत मचाया हुआ, यहाँ ड्रोन अटैक कर दिया, वहाँ हमला कर दिया, लेकिन मजमूई तौर पे जो तासुर है ना वो ये आ रहा है कि शायद यूक्रेन बहुत तेज़ी से हमले कर रहा है, लेकिन रशिया बहुत ही खामोशी से घास के नीचे जैसे पानी चलता है ना, और जब तक पाँव नहीं पड़ता पता नहीं चलता, बिल्कुल उसी तरह रूस यूक्रेन पे हमले कर रहा है। और जो इंटरसेप्टर्स की बात है, वो आखिरी इंटरसेप्टर 31 जुलाई को फायर किया गया था यूक्रेन की जानिब से और वो अब ख़त्म हो चुका है। अमेरिका ने हाथ उठा लिए, वो नहीं दे सकते। यूरोप के पास भी इतने ज़्यादा इंटरसेप्टर्स नहीं हैं कि वो यहाँ लाएं और इस वॉर थिएटर के अंदर बरसाते रहें, बेदरीक उसका इस्तेमाल होता रहे। तो अब अगर रूस के बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकना है तो सिर्फ एक ही तरीका है कि पैट्रियट के डिफेंस सिस्टम से PAC-3 मिसाइल्स फायर किए जाएं और वो इंटरसेप्टर्स अगले 1 साल तक यूक्रेन के पास नहीं आने वाले। साफ साफ उन्होंने जवाब दे दिया है। अमेरिका को सबसे पहले अपने लिए ज़रूरत है, ईरान के साथ जो जंग चल रही है। बिल्कुल, ईरान और अमेरिका की जंग में उसके पास जो है ना वो इंटरसेप्टर्स तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं और जो थोड़े बहुत बचे हैं वो चाह रहा है कि उसे आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करे। और उसके अलावा जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो भी बड़ी आशा स्पीड के साथ मैन्युफैक्चर हो रहे हैं और अमेरिकन आर्मी को वो जल्दी नहीं मिल रहे। ऐसा ही है, जो प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल्स हैं जो दुरुस्ती के साथ बहुत तेज़ी से निशाना बनाते हैं, अमेरिका के पास प्री वॉर लेवल ईरान से जंग से पहले वो थे तकरीबन 90 और अब बताया जा रहा है कि वो सिर्फ 70 रह गए हैं। 70 इस्तेमाल किए जा चुके हैं, 20 रह गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका अब किसी बड़ी जंग में नहीं जा सकता, अमेरिका रूस के साथ जंग में नहीं जा सकता, यूक्रेन की तरफ से उसकी हिमायत नहीं कर सकता। यूरोप ऑलरेडी बहुत कुछ दे चुका है यूक्रेन को और अब उसको अंदाज़ा हो रहा है कि एक मजमूई तौर पे एक फुल स्केल वॉर के अंदर यूक्रेन हार रहा है। रूस बहुत तेज़ी से पेशकदमी कर रहा है, उसके इलाकों पे कब्ज़े कर रहा है, उसको बहुत ही गहरी चोट पहुंचा रहा है और अब उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल, क्रूज़ मिसाइल्स का एक वसी ज़ख़ीरा मौजूद है और वो अब इसको खुले आम दागेगा, बहुत ही आसानी से दागेगा, धड़ल्ले से करेगा ये सारे काम और यूक्रेन बेबस होकर सिर्फ देखता रह जाएगा। उसके पास महज अब ड्रोन को निशाना बनाने की थोड़ी बहुत कैपेबिलिटी है, बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक और क्रूज़ मिसाइल्स को निशाना, यानी वो तकरीबन बेबस हो चुका है। लेकिन पिछले दिनों अमेरिका में बैठा हुआ था ज़ेलेंस्की, वहाँ पर नेतन्याहू बैठा हुआ था, ट्रम्प भी बैठा हुआ था। वहाँ पे तो बड़ी लगता है क्योंकि प्लानिंग की होगी इन्होंने कि रशिया को किस तरह मारना है और उधर अमेरिका ने जो है ना वो ईरान को किस तरह मारना है। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ की गई सारी प्लानिंग जो है ना अब इनकी फेल हो चुकी है। फेल इसलिए हो चुकी है कि यूरोप बहुत ज़्यादा साथ नहीं दे रहा और यूरोप अब ना पैसे दे रहा है, ना 7 अरब यूरो निकाल के दे रहा है अपनी जेब से और ना ही बहुत बड़े पैमाने पर इंटरसेप्टर्स वगैरह की सप्लाई कर रहा है। तो अब अमेरिका कितना सपोर्ट करेगा? अमेरिका को भी अंदाज़ा हो गया कि अगर उसने इससे ज़्यादा, एक हद से ज़्यादा छलांग लगाकर वहाँ जाने की और हीरो बनने की कोशिश की इस सारे यूक्रेन और रूस की वॉर में, तो उसके जो नताइज हैं वो यहाँ ईरान के साथ जो एक जंग शुरू की हुई है उस वहाँ भुगतना पड़ेगा। तो मशरिक़ वस्ता में बहुत सारे ममालिक को भी जवाब देना है अब अमेरिका को, क्योंकि उसको पता है कि उसके पास अब वो वाली ताकत नहीं रही जो पहले से वो थी उसके पास। तो लोग अब ये बात मशरिक़ वस्ता से लेके, एशिया से लेके और वहाँ रूस से होते हुए यूरोप तक सब लोग ये समझ रहे हैं कि अमेरिका के अंदर अब वो ताकत नहीं रही जो पहले थी और यूरोप के अंदर भी वो ताकत नहीं है कि वो भरपूर किस्म का पैसा उसमें इन्वेस्ट करे इस वॉर के अंदर और उसको इंटरसेप्टर्स दे और उसको जदीद तरीन हथियार दे ताकि वो रूस से लड़े, क्योंकि रूस इतने स्लो पेस पे जंग को लेके जा रहा है कि ये उसको इंगेज करके रखेगा यूरोप को। पूरे यूरोप की जो बुनियादें हैं, मुआशी बुनियादें, वो बुरी तरह हिल जाएंगी और बहुत ज़्यादा जो यूरोप समझ रहा था कि वो आगे जाके खेलेगा, फ्रंट फुट पे ज़रा खेलेगा और स्टेडियम से बाहर बॉल फेंकेगा, ये सारे ख्वाब उसके चकनाचूर हो गए। बहुत शुक्रिया अजहर भाई। अजहर भाई ने इस जंग के बारे में आपको ताज़ा सूरत से आगाह किया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अजहर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।